किसी भी इंडिविजुअल को एक लॉयर की ज़रूरत कब पड़ती है अपनी लाइफ में? क्योंकि इंडिया में ये बात सही है कि बहुत मुश्किल है लॉ प्रैक्टिस करना। शुरू के 5-6 साल आप समझ लीजिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। इस देश में सबसे आसान क्या है बनना, लॉयर बनना है। लेसन नंबर 1 इन प्रैक्टिस, भूल जाओ कोर्ट में जो भी हुआ है, अगले दिन की इंतजार करो और डिफीट लेना आना चाहिए। किसी ने कुछ क्राइम किया तो उसको पहले एडवोकेट के पास जाना चाहिए या फिर पुलिस के पास जाना चाहिए? फॉर्मेलिटीज इतनी सारी हैं, आपके पास एक वकील होगा तो वो फॉर्मेलिटीज आसान हो जाए। पुलिस साइड में कितना करप्शन है? लॉयर बोल देंगे आने की जरूरत नहीं है और कोर्ट में क्या चल रहा है पता नहीं, वहाँ वारंट निकल रहे हैं तुम्हारे। हर बात वकीलों की और जजेस की बाहर नहीं आ सकती। तुम्हें शॉर्टकट क्यों लगाना था, अच्छा वकील कर लेते। आप एक अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दिए जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे रिलेट एंड कनेक्ट कर पाए। एडवोकेट्स वो होते हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, देन सॉलिसिटर्स वो होते हैं जो इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई एम अ क्वालिफाइड सॉलिसिटर। मेरी आधी पढ़ाई लॉ की इंडिया में है, बाकी मैंने मास्टर्स इन लॉ किया है फ्रॉम इंग्लैंड। देन फर्दर आई क्वालिफाइड टू बी अ सॉलिसिटर देयर, जो कि कई सारे एग्जाम्स होते हैं, कई सारे पैटर्न्स होते हैं। जो अगर आपके पास इंडियन डिग्री हो तो आप सॉलिसिटर कैसे बने या बैरिस्टर कैसे बने, सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स। तो मैं एक सॉलिसिटर हूँ। फर्दर मैंने वहाँ पे अपना पहला ऑफिस सेटअप किया। जब मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही फिर मैं इंग्लैंड से इंडिया वापस लौटी और मैंने यहाँ पर अपना दूसरा ऑफिस सेटअप किया था, विच इज़ माई ऑफिस इन इंडिया। और काफ़ी सालों से मेरा इंडिया एक बेस बना रहा है, क्योंकि मेरी अल्टीमेटली गॉट मैरिड टू अक्षय एंड आई हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स। तो नेचुरली वक्त बहुत कम रहता है, तो आई एम मोर इन इंडिया लेस इन लंडन। Okay. Then how do you maintain your personal life and your professional life all together? Because it's a complete difficult job for a woman, right? Yes, it is a very difficult job, and it is very, very difficult to manage home and work, especially with being living in Gurgaon or Delhi, because traffic यहाँ पे इतना problematic है that आपके पास अगर 3-4 घंटे भी बचते हैं तो वो ट्रैफिक में ही जाते हैं। सो बट एनीहाउ हो जाता है। आपके पास अगर फैमिली का सपोर्ट हो और आपके बच्चे भी बहुत सपोर्टिव हो एंड दे अंडरस्टैंड दैट योर मदर इज़ वर्किंग, सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग थिंग, बट हो जाता है फिर भी। एंड सिंस मेरा अपना खुद का काम है, मेरी अपनी प्रैक्टिस है, तो बड़ी आसानी से मैं अपना कोर्ट का रूटीन, अपनी मीटिंग्स को इस तरीके से मैनेज कर पाती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ और अपने क्लाइंट्स को और अपने काम को भी इंपॉर्टेंस दे पाऊँ। सो मेरे लिए कोई फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए दोनों ही प्रायोरिटी हैं। आई विल नॉट से कि माई वर्क इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड माई फैमिली इज सेकंड प्रायोरिटी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ एब्सोल्युटली ऑन द सेम लेवल फॉर मी। I just try to figure out which day is good. So I have a very dynamic routine. हर दिन एक नया दिन होता है मेरे लिए। आज मान लीजिए कोर्ट का दिन है और काफ़ी सारी मीटिंग्स है, तो नेक्स्ट डे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा लाइट रखूँ और अपनी फैमिली को टाइम दे सकूँ। और 3rd या 4th डे हो सकता है कोर्ट के लिए काफ़ी बिजी रूटीन हो, तो 5th और 6th डे मैं फिर अपने परिवार को ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करूँ। तो एवरी डे इज़ अ न्यू डे। कभी कभी इट बिकम्स वेरी टफ, समटाइम्स इट्स ओके। ओके, ब्यूटीफुली आंसर्ड। मैं पूछना चाहता हूँ मैम, आज आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे, बहुत लोग आपको देख भी रहे होंगे, लेकिन बैक ऑफ द डेज आपके लिए वो इंस्पिरेशन कौन था जिसने आपको मोटिवेट करा इस डोमेन या फील्ड में आने के लिए? वेल, आई टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम माई मदर। शी वुड हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ। आई हैव लॉस्ट माई मदर इन कोविड, but my greatest inspiration was my mother itself, and lot of support from my brother and my father I got. But if you will ask me a specific question कि कोई inspirational personality ऐसी कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं रही थी कि मैं कोई बहुत इंस्पायर्ड थी। बट येस, आपकी उन दिनों की जब आप यंगर डेज में होते हैं तो आपकी जर्नी में बहुत सारे लोग आते हैं। कभी कभी कुछ छोटा छोटा अपना अपना पार्ट वो लोग निभा लेते हैं, कभी कोई नॉलेज दे देता है, कभी कुछ आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से रहा है। बट मैंने जो मेरे दिल की इच्छा थी वकील बनने की, मुझे बहुत जल्दी इसका एहसास हो गया था। आई विल से व्हेन आई वाज इन क्लास 8th और 9th क्लास, आई वाज वेरी श्योर कि मुझे लॉ की तरफ जाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है और मुझे यही काम करना है। और पैसे के बारे में तो मैं आज भी नहीं सोचती, मैं तभी भी नहीं सोचती थी। बट दिस थिंग यूज्ड टू गिव मी लॉट ऑफ रश। देयर वाज दिस पैशन आई हैड कि मुझे ये काम करना है, मुझे लोगों को डिफेंड करना है। कुछ कहीं पे गलत हो रहा है तो मैं कभी भी चुप नहीं हो पाती। आई सी देयर इज समथिंग रॉन्ग। एक छोटा सा किस्सा अपने स्कूल के दिनों का ही बताती हूँ। तो आई मीन ऑन माई व्हेन आई वाज इन क्लास 11th एंड 12th, आई विल से दैट वे, तो मैं अपनी लॉ की बुक स्कूल में लेके जाती थी। आई हैड लॉट ऑफ बुक्स और मेरे पेरेंट्स का यही बहुत सपोर्ट था कि वो मेरे को जो भी चाहिए दे देते थे। मेरे को लॉ की बुक्स चाहिए या कोई भी बुक चाहिए, मुझे अपनी स्कूल की बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। मैं कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट हूँ। अच्छा। बट आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। अब पढ़ाई तो करनी है, बट सो आई गॉट गुड मार्क्स ऑल्सो। बट मेरी जो टीचर्स थी बहुत परेशान रहती थी मेरे से। अच्छा। क्योंकि मैं क्लास के अंदर वो देखते थे फिर कोई और बुक लेके आई हूँ आज। अच्छा। और वो कुछ पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ और पढ़ रही हूँ।
एंड मेरे जो आसपास मेरे जो साथ में हम लोग वी सिट टुगेदर मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग भी मुझे कवर अप करते थे, उनको पता था मैम गुस्सा करेंगे इसको, अगेन शी इज रीडिंग दिस, स्पेशली इन माई इकोनॉमिक्स क्लास. I was too bad. My economics teacher never liked me because she knew that there is this person who's always getting some other books and reading that. अच्छा. तो बड़ी कंप्लेंट भी जाती थी मेरे घर पर. हाँ. और 12th क्लास तो बड़ी मुश्किल से मैंने स्कूल में जाके और अपनी बुक्स ले जाना, वो परेशान होते थे, मेरी मदर को कंप्लेंट करते थे. So this is how it was. But yes, inspiration was my mother. हाँ. This drive was there always to practice law. Okay. Always. तभी मैं कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने दिए. हाँ. जब मैं अपनी लॉ की पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, जुडिशरी के, यूपीएससी जैसे सभी लोग देते जी. एंड आई क्लियर्ड सम. अच्छा. स्टिल आई चूज टू बी अ लॉयर एंड अल्टीमेटली मैंने मास्टर्स इन लॉ जब इंग्लैंड में करने का फैसला किया जी, जो कि मैं एक स्कॉलर हूँ और मुझे स्कॉलरशिप मिली थी. मेरी जो फीस है 80% फंडेड थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड विच वाज अ ग्रेट थिंग. आई गॉट द स्कॉलरशिप. और उन दिनों में मैंने कई सारे एग्जाम्स भी क्लियर किए थे. पर मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं बाहर पढ़ने चली जाती हूँ, मास्टर्स कर लूँगी और वहाँ आराम से तसल्ली से प्रैक्टिस करूँगी. और मेरे पेरेंट्स का मेरे पे कोई मतलब मेरे फादर ये नहीं बोलेंगे कि वो एग्ज़ाम क्लियर किया कि वो क्यों नहीं कर रहे आप. अच्छा. या कोई और एग्ज़ाम दे लो, क्योंकि इंडिया में ये बात सही है कि बहुत मुश्किल है लॉ प्रैक्टिस करना. मेल्स के लिए टफ है, फीमेल्स के लिए और ज़्यादा टफ है. राइट. सो अगर हम ये बोलें कि बहुत एलीट बच्चे आते हैं लॉ पढ़ने, नहीं आते. ये दिस थिंग आवर कंट्री इज स्ट्रगलिंग. वी डोंट गेट वेरी गुड स्टूडेंट, वी डोंट गेट क्रीमी स्टूडेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग लॉ इन कोर्ट्स इन द लिटिगेशन साइड. यू विल सी देम इन कॉर्पोरेट सेक्टर. आप उन्हें देख लेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, कंपनीज में जा रहे हैं, यू विल सी दैट. बट हम कहें लिटिगेशन की तरफ जो आ रहे हैं, जो हम कोर्ट में प्रैक्टिस करना कहते हैं, बहुत मतलब मुश्किल देखते हैं. अगर हम नेपोटिज्म की बात करें, हाँ उनके बच्चे हैं. अच्छा. फ्रॉम दी हायर साइड ऑफ लॉ फर्म्स, उनके पेरेंट्स हैं, उनके दादा या आगे पीछे की जनरेशंस 4-5 जनरेशंस हैव बीन इनटू लॉ, उनके बच्चे फिर भी आ जाएंगे बिकॉज काम सेट है जी. पर न्यू फर्स्ट जनरेशन लॉयर वेरी टफ बिकॉज ऑफ द कंपटीशन देखो कोई मार्केट नहीं है ना काम मिलने की. काम कहाँ से मिलेगा? काम तो नहीं है, कोई मार्केट तो नहीं है कि आपको वहाँ जाके क्लाइंट्स मिल जाएंगे. विच विल कम स्लोली एंड ग्रेजुअली टू यू. धीरे धीरे काम आपके पास आएगा, क्लाइंट्स आएंगे, यू विल गेट वर्क, यू विल स्टार्ट वर्किंग. तो पैसे तो नहीं है शुरू के 5-6 साल, आप समझ लीजिए आपके पास पैसे नहीं होंगे. हार्डली सम मनी. कहने को आप वकील होंगे पर पॉकेट में पैसे नहीं होंगे. अच्छा. शुरू के 4-5 साल इस तरीके से आपके साथ रहेगा. इट्स वेरी रफ. सो यू हैव टू सस्टेन दैट. ओके. तो मेरा क्वेश्चन मैम यही था कि कोई भी लॉ का एस्पिरेंट स्टूडेंट है, उसके लिए रोड मैप क्या रहना चाहिए? बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, तो आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं. See, you have to be very persistent. You have to remain very consistent. You have to do a lot of hard work. You can't give up. As in studies? No, not study. वो तो एक बात है. आप वो तो पढ़ ही लोगे. आपको मैं ये बोलूँ, इस देश में सबसे आसान क्या है बनना? लॉयर बनना है. अच्छा. लॉयर बनना सबसे आसान काम है. अगर कोई कहे मुझे कोई ड्रेस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, पर मेरा फौज का एग्जाम नहीं हुआ, मेरा यूपीएससी नहीं हुआ, पुलिस में नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, चलो आपको वकील बन जाओ, ड्रेस तो मिल ही जाएगी ना. अच्छा. इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू डू लॉ. And you will become a lawyer. After 5 years you will give an exam जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पिछले 5-7 साल से लेने लगी है, थैंकफुली. अदरवाइज फर्जी लॉयर्स की हद हो चुकी थी. अच्छा. इतने ज़्यादा फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं और लॉयर्स और लॉ की डिग्रीज कहीं से भी आपको मिल रही हैं. आई विल नॉट टेक नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज, बट बहुत यूनिवर्सिटीज हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू दैट. रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जुगाड़ इतना चल रहा है, क्या करें उसका, कोई तोड़ ही नहीं है. इसीलिए तो इस देश में केसेस की पेंडेंसी देखो कहाँ जा रही है. केसेस की पेंडेंसी कोर्ट में तारीख पे तारीख लग रही है. कहीं हमारे पास जैसे किसी फाइल की हम बात करें, फाइल आती है, पूरा फाइल इज डिस्ट्रॉयड बैडली. आप समझ लीजिए जैसे डॉक्टर के पास वेंटिलेटर पे पेशेंट्स आते हैं, इसी तरीके से फाइल्स आती है मेरे पास. इट कम्स ऑन अ वेंटिलेटर ओनली टू मी. इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, इट्स अ डेड फाइल. अब उसको रिवाइव करना है. एंड मैंने कई सारे केसेस को रिवाइव किया है एंड आई एम सो ग्लैड फॉर दैट. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड माई टीम जो मेरे साथ दिन रात काम करके हम कर पाते हैं. पर ये सब लॉयर तो नहीं कर रहे हैं. नहीं कर रहे हैं. हम दिल्ली या मुंबई या बैंगलोर में बोल देंगे कि इस सेट ऑफ लॉयर्स हैं, देयर आर गुड लॉयर्स जिन्होंने ये काम किया, मेहनत किया, बट व्हाट अबाउट रेस्ट? क्या हो रहा है इस देश में? कैसे होगा? नहीं हो पाएगा कुछ भी. फिर अगर हम बात करें, लोग आज भी ये बोलते हैं ना, हम कोर्ट में आई सू यू इन कोर्ट. हम पिक्चरों में लाइन बहुत सुनते हैं. हाँ, बहुत सुनते हैं. हाउ यू विल सू? वेयर विल यू गो? देयर इज नो प्लेस. वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है. वकील साहब, रीडर साहब, जज साहब, नायाब साहब, कोई तो सुने. क्लाइंट की कोई सुनने वाला ही नहीं है. ओके.
राइटली सेड. इफ यू आस्क मी, आप जैसे पूछ रहे थे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कहाँ पे, इट इज़ द प्रैक्टिस. पढ़ाई तो आप कर लेंगे, हो जाएगा, चाहे टॉप कॉलेज हो, कोई नॉर्मल लेवल कॉलेज हो, या किसी और स्टेट में कोई भी कॉलेज हो, यू विल गेट अ डिग्री 100%. देन द नेक्स्ट स्टोरी इज, अगर आपको लिटिगेशन में आना है, वहाँ जो मेहनत चाहिए वो एक रगड़ा है. वो मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए आपको. यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट. यू शुड नॉट थिंक अबाउट मनी फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स. वहाँ उनके फैमिली का रोल है, फैमिली सपोर्ट करेंगे अगर उन्हें, और उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा होगा. अब जो आजकल हम जेंजी की बातें कर रहे हैं, जेंजी से तो मेरा भरोसा ही उठ चुका है. क्यों ऐसा, क्यों मैम? बिल्कुल उठ चुका है. क्या कर रहे हैं पता ही नहीं लग रहा. मैं खुद अपने ऑफिस का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 1-2 बजे थक जाते हैं. अच्छा. अब देखिए गर्मी तो है, क्या करें, इट्स वेरी हॉट. अगर आप कहें कि आपको कॉम्पनसेट इस गर्मी से पैसा ही कर सकता है, इफ़ यू आर गेटिंग 1 लाख रुपीज़ इन योर पॉकेट, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, गर्मी है, कोई बात नहीं. पर अगर आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिलेंगे और ये गर्मी, और आपको खाने का टाइम नहीं है, यू डोंट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, यू डोंट हैव टाइम फॉर लंच, यू डोंट हैव टाइम फॉर डिनर. सिर्फ जाने की पता है कि 8 बजे निकलना है, आने की नहीं पता. और पैसे मिल कितने रहे, 15,000, 10,000, बस. क्यों मेहनत करें? तो ये जो सवाल है ना, जो आजकल के बच्चे जो ये सवाल करते हैं, हम क्यों मेहनत करें 15,000 रुपये के लिए, इसके अच्छा तो यही कर लेते हैं, उससे अच्छा वो कर लेते हैं, यूँ ही मिल जाएंगे. ऐसे तो काम नहीं बनेगा, इसीलिए वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते. ओके. एंड आई एम टेलिंग टू ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग इन लॉ दीज डेज, जेंजी कहें या विच एवर जनरेशन इज कमिंग, या जो आ भी चुके हैं, 10-10 साल हो चुके हैं, पैसे की मत सोचिए. पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा. काम तो करो, काम तो सीखो, नाम तो बनाओ, पैसा आएगा, बहुत आएगा. मैं अपनी आज तक की प्रैक्टिस में आपको बोल रही हूँ, आई एम इन दिस प्रोफेशन सिंस 2008. आई हैव नॉट थॉट अबाउट मनी, नेवर. वर्क, मैंने अपने शुरू के 4 साल फ्री में काम किया अपने सीनियर के पास, फॉर फ्री, नॉट इवन अ रुपी ही गिव मी, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. नोबडी इज बॉदर्ड. नो, हमारे वकील भाई हैं ऐसे, क्या करें, वकील भाई बहनें सारे सीनियर्स, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है पैसे देने में, नॉट इंटरेस्टेड. दे आर हैप्पी यू वर्क फॉर फ्री, एंड आई वॉज हैप्पी टू गेट वर्क. पैसा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिले थे 4 साल पैसे, कोई भी पैसे नहीं मिले थे. और उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि कुछ अमाउंट, ये मेरे लॉ के डेज़ की बात है, मैं अपनी जब पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी. ओके. मैं सुबह कॉलेज जाती थी, शाम को ऑफिस जाती थी. यूजुअली लोग प्रैक्टिस बाद में करते हैं पढ़ाई के बाद. हाँ, तो आई फिगर आउट इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई लॉ कि ये तो बहुत लंबी बात है, बहुत टाइम लग जाएगा. 5 साल की लॉ, फिर प्रैक्टिस 5 साल करेंगे तो क्या बनेगी बात. सो इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ आई रियलाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दिस. आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस है जी. जैसे मैंने कहा, डिग्री तो मिल ही जाएगी, डिग्री का मैंने क्या करना है. आप समझ लीजिए मेरे क्लाइंट हैं, आप मेरे पास आए हो, मेरे पास मास्टर्स इन लॉ लंदन से है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, मुझे केस आपको अपना केस से मतलब है, मेरे को केस जीत दो वकील साहब, आप बस, आप चाहे पढ़ के आए हो, हार्वर्ड से पढ़ के आए हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. अब 90% स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर. अगर आप जस्ट पास आउट हो विद 33%, वो भी ठीक है उनके लिए. केस जीत जाओ बस. वो जीतने के लिए कहाँ से आएगा? वो प्रैक्टिस देगा आपको, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, दोज लीगल टैक्टिक्स, हाउ यू विल मैनेज द कोर्ट, how you will manage the judge. In my experience, I've been having so many juniors and interns, आते रहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं, और मैं उनमें से I can count names कि ये बहुत अच्छे बच्चे थे. Okay. Rest I don't even remember, क्योंकि वो आए थे और मौसम के बाहर की तरह चले जाना उन्होंने. जी. So ma'am, what is the biggest lesson you learned during your practice days? Remain consistent. Remain consistent. और आप बुरा मत मान लो बस. ये अगर किसी के अंदर ईगो बहुत हाई है, या यूजुअली देखा जाता है, आपने जेंजी का राइट एग्जांपल लिया, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, अगर ईगो बहुत ज़्यादा है तो टिकोगे ही नहीं फिर तो. दैट इज़ लाइफ लेसन नंबर 1 इन प्रैक्टिस. भूल जाओ कोर्ट में जो भी हुआ है, अगले दिन की इंतज़ार करो, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कोर्ट में आपने आप हर दिन तो अच्छा नहीं होगा, और हर दिन आप बहुत अच्छी बहस नहीं करोगे. समडे कैन बी अ डे जहाँ पे जज आपको किसी तरीके से सुना दे, आपको थोड़ा रूड हो जाए जज, या आपको बड़ी एरोगेंटली कोई आंसर दे दें, या कभी आप डिफीट हो जाए किसी केस में, या कोई ऑपोजिट लॉयर है उसने आपको कुछ बोल दिया. अगर आपकी ईगो हाई है, वो आपको हर दिन पिंच करेगा और आप अपनी प्रैक्टिस को खुद ही ख़त्म कर देंगे. ओके. आपको ऐसा होना पड़ेगा, जो कि मेरे को भी मेरे सीनियर्स ने एक बात बोली थी जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, कि चिकना घड़ा बन जाना. उल्टा सब कुछ नीचे बह जाएगा, तारीफ भी आपकी, बुराई भी आपकी, अच्छा दिन या बुरा दिन, कुछ नहीं टिकना चाहिए. नथिंग शुड स्टे ऑन यू. उल्टा खड़ा कैसा होता है, उस पर आप जो भी डालोगे इट विल फ्लो डाउन. नो, बस वो ही बन जाना. जैसे भी करना वही बनना, अपनी लाइफ को ऐसे ही सक्षम करना. उल्टा खड़ा बन जाना, अच्छाई भी हो
तो भी ना टिके, किसी ने बुरा बोल दिया वो भी ना टिके, कोई बहुत तारीफ हो गई आज कोर्ट में, बड़ी अच्छे काम किया वकील साहब, केस जीत गए आज बहुत अच्छे से, सब कुछ भे जाने दो आज ही आज। बहुत अच्छी बात सीखने को मिली आई गेस हर एक इंडिविजुअल को, whosoever is seeking एंड दैट इज out. व्हाट यू धीरे धीरे आएगी, एक रातों रात तो नहीं आएगी, आएगी, ये क्वालिटी भी आपको धीरे धीरे अपने अंदर लानी पड़ेगी कि आज बहुत तारीफ मुझे मिली, पर वो थोड़ी देर जब तक वो नीचे फ्लो डाउन करेगा उतनी देर ही आपके ऊपर रहे कि यू फील इट, आप भी तो फील करो, आपको अच्छा लगे, यू विल फील प्राउड ऑफ इट, यू विल फील कॉन्फिडेंट दैट आई वन दिस केस, बट देन उसके बाद खत्म। और अगर अच्छा दिन नहीं रहा, कुछ बुरा हो गया कोर्ट के अंदर, मे बी इट वॉज नॉट अ गुड हियरिंग, मे बी दी ऑपोजिट काउंसिल ने आपकी बहुत लेफ्ट राइट सेंटर करी आज, वो भी थोड़ा सा टिके, आपको सबक सिखा जाए, लेसन सिखा दे। और डिफीट लेना आना चाहिए, हारोगे भी आप, अच्छा, वो डिफीट भी लेना आना चाहिए। आज आपने कोई केस में बहस करी जबकि आपकी तैयारी अच्छी थी, आपका केस भी अच्छा था, मेरिट पे था, फिर भी यू गॉट डिफीटेड, देन लर्न अ लेसन, डोंट माइंड, नेक्स्ट टाइम थिंक ऑफ अनदर स्ट्रैटेजी, think, just think, be real time, be very calm. This is what I see in my office with my own experience and I see others also. या मेरे से सुपर सीनियर्स भी हैं जिनमें आज तक ये क्वालिटी नहीं आ पाई, जो 60 साल 70 साल के वकील हैं फिर भी क्वालिटी नहीं, ईगो है, गुस्सा आ जाना, रश, बर्दाश्त नहीं कर पाना। और स्पेशली मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैं फीमेल एडवोकेट, सामने कोई मेल एडवोकेट है उन्हें तो बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं यही पूछने वाला था मैम, आप जैसे compete कर रहे हैं मेल एडवोकेट के साथ, राइट, इट्स अ जॉनर थिंग, लाइक आप फीमेल एंड देन मेल है, तो ये क्या क्लैश चलता है एट द सेम टाइम? देखिए एक टाइम पे मैटर नहीं करता, मेरे लिए तो मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। मैं बहुत लंबे अरसे पहले देखना ही छोड़ चुकी थी, मैं उस तरफ देखती ही नहीं हूँ कौन है, आई डोंट सी, आई टेल माई ऑफिस टू सी, आई डोंट सी। वहाँ पे 10 वकील आए आज, कई सारे बड़े मैटर्स में बहुत बड़ी लॉयर्स की टीम आती है, और मैं पहले बहुत बड़ी टीम मेंटेन करती थी, बट मैंने खुद सीखा कि मैं इतनी बड़ी टीम मेंटेन क्यों करूँ, क्या कर तो रही नहीं कुछ भी है, द इंटायर लोड इज़ ऑन मी, सो आई मेंटेन अ स्मॉल टीम ऑफ 6-7 पीपल जो मेरे साथ रहते हैं हमेशा, लाइक माई शैडो, दैट्स माई कोर टीम। बाकी जितने भी लोग हैं आई स्टार्टेड आउटसोर्सिंग द वर्क, बट कई लॉयर्स आप देखोगे जो कि इंडिया में बड़ा प्रोमिनेंटली आप देखोगे 20-25-30 वकील लेके आते हैं, दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस ऑरा। सो वे बैक व्हाट आई डिड वाज आई स्टॉप्ड सीइंग एंड आई लर्न दिस प्रैक्टिस कि मुझे देखना ही नहीं है उस तरफ। आज 10 आए हैं, 20 आए हैं, कोई सीनियर एडवोकेट आए हैं, कोई किसी जान से ले आए हो, आई डोंट सी, आई जस्ट डू माई वर्क, फिनिश इट, आर्ग्यू, लीव, बस। और दूसरी तरफ की अगर बात करें, एंडलेस हुआ है ये, उनको लगा अच्छा हम तो 60-70 साल की, ये फीमेल एडवोकेट है, ये कहाँ फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, यू नो दोज थिंग्स दे हैव, एंड आई हैव वन दोज मैटर, you know, so much with glory, I can't tell you. Some cases are just in my mind always, जब बिल्कुल exactly मेरे opposite lawyers ने यही सोचा था, और वो ऐसा बहुत ही prominently कोर्ट में दिखाते भी थे कि जितना उन्हें ज्ञान है हम तो उसके बराबर ही नहीं है। और जैसे मैंने वो मैटर्स को जीता, और इसमें जजेस का भी बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि वो भी तो इंसान ही, वो भी तो देख रहे हैं, राइट। और कई बार ऐसे वकील आते हैं, वो सोचते हैं अच्छा ये 40 साल का जज बैठा है, 40 साल की एक वकील आई हुई है, और यहाँ पे खुद वो है 60-70 साल के, तो दे थिंक इन दिस वे, क्योंकि जजेस भी तो आई मीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल में यू विल फाइंड हुज 45-40 समवेयर अराउंड दैट यू विल फाइंड सेशन कोर्ट में, है ना। और अगर एमएम कोर्ट की बात करें, एमएम कोर्ट तो और छोटी होंगी, 30 साल होंगे, 32 साल के होंगे। और यहाँ पे मेरे खुद के कई क्लाइंट्स हैं, मुझे आके बोले मैम ये फैसला करेंगे हमारा, अच्छा, एंड आई टेल देम दिस डज नॉट मैटर, दिस मैटर्स, डोंट डू लाइक दिस। आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करो ये सोच के कि वो एक 30 साल के जज बैठे हैं और आपका फैसला करने के लिए। सो दिस थिंग हैपेंस इन कोर्ट, इट हैपेंस इन कोर्ट कि आप अपने आप मन ही मन में लोग केस जीत जाते हैं ये सोच के, बट आई थिंक इट डज नॉट मैटर। एज आई सेड, रिमेन कंसिस्टेंट, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना काम करो, और अपनी ये हैबिट्स को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा कि सामने जो भी वकील साहब खड़े हो, वो कोई बात नहीं, खड़े हैं तो उन्हें आप देखने की जरूरत भी नहीं, आपको अपना काम करो, जस्ट माइंड योर ओन वर्क, योर बिजनेस, बस। ओके, परफेक्टली आंसर्ड। मैम एक ना मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आया था कि अगर किसी के साथ कुछ क्राइम हुआ है या फिर किसी ने कुछ क्राइम किया तो उसको पहले एडवोकेट के पास जाना चाहिए या फिर पुलिस के पास जाना चाहिए? आजकल के लोग तो पहले क्राइम करने से पहले वकील के पास जाते हैं। अच्छा, पहले क्राइम पूछाते हैं कैसे करना है। बट या नो, बट लॉजिकली सी, इफ समबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग, किसी ने कुछ क्राइम किया है या किसी के साथ कोई विक्टिम रहा है, वो वकील ढूंढने के लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं है ना। वो तो पुलिस के पास ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस स्टेशन तो हमारे घर के पास है,
और हम इस पुलिस ऑफिसर के पास रिपोर्ट करा सकते हैं। जनरली लोगों के पास कोई लॉयर ही नहीं होता, इंस्टेंटली कैसे पहुंचेंगे? रात को 12 बजे 1 बजे किस लॉयर को कॉन्टैक्ट करेंगे? एंड यूजुअली लॉयर्स आर ऑल्सो वेरी हाई हेडेड, दे आर नॉट वेरी अप्रोचेबल, इतना अप्रोचेबल नहीं होते वो कि आप उनको 2 बजे 10 बजे फ़ोन करेंगे। वो टाइम देते हैं 2 दिन के बाद कॉल करना, अच्छा 1 दिन के बाद कॉल करना। जो अच्छे लॉयर होंगे उनके पास वक्त ही नहीं होता। कई बार मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे पास वक्त ही नहीं होता बात करने के लिए। सो मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं बात करने के लिए जी। कई बार और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मैं कोर्ट में अगर बिजी हूँ, भी जैसे कोर्ट की छुट्टियाँ हैं, जब कोर्ट खुल जाएगी तो आई विल बी बिजी विद कोर्ट, देन मीटिंग्स एंड सो मच वर्क इज लाइंड अप, हाउ विल यू कॉन्टैक्ट मी? तो मेरा ऑफिस किसी को पता होगा तो ऑफिस पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही और अच्छे लॉयर्स हैं, उनकी भी यही सेम पैटर्न ऑफ वर्क रहता है। सो अगर आप नटशेल में आप पूछेंगे कि हम पहले कहाँ जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन ही जा पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपके पास लॉयर ऑलरेडी है, कोई फैमिली में लॉयर है, पहचान में है, दोस्त है कोई लॉयर। और अगर है तो मैं ये बड़ा स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, वकील के पास जाओ, क्योंकि वो आपका काम आसान कर देंगे। आपके अगर लिंक में कोई लॉयर है, कोई परिवार में है, फ्रेंड है, वो यू ट्रस्ट, डोंट गो टू पुलिस, गो टू अ लॉयर, बिकॉज ही विल गाइड यू हाउ टू गो टू पुलिस। अगर कोई कंप्लेंट लेके जानी तो कंप्लेंट लेके जाओगे ना, पुलिस स्टेशन में जाके वो भी तो ये बोलेंगे कंप्लेंट लिख के दे दो, ये ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। फॉर्मेलिटीज इतनी सारी हैं, आपके पास एक वकील होगा तो वो फॉर्मेलिटीज आसान हो जाएंगी। आप खुद चलेंगे पुलिस स्टेशन में तो आप शायद फॉर्मेलिटीज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे, आप परेशान भी खुद हैं, बिकॉज ईदर यू आर सफरिंग, ईदर यू हैव डन अ क्राइम, ईदर वेज आप खुद परेशान हो जाओगे जी। कोई आपको एक वकील साथ में होगा तो आपके लिए आसानी होगी बहुत। तो अगर ढूंढ सकते हैं तो पहले वकील ढूंढो, नहीं है तो ऑब्वियसली गो टू द पुलिस ऑफिसर। गो टू द पुलिस। तो मैम अकॉर्डिंग टू जितने भी आपने केसेस देखे हैं, पुलिस साइड में कितना करप्शन है? ये क्वेश्चन तो आप बॉलीवुड से पूछ लो, पिक्चरों में नहीं देख रहे। मैं पिक्चरों पे बिलीव नहीं होता देखने के बाद। देयर इज करप्शन, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। हाँ, करप्शन सिर्फ एक पुलिस स्टेशन में तो नहीं बोल सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए, करप्शन तो है ही है जी। सो अगर हम पुलिस की बात करें तो देखो, सम सिटीज हैव गॉन बेटर, वी टॉक अबाउट मुंबई, वी टॉक अबाउट दिल्ली, तो इन दीज सिटीज इट हैज गॉन बेटर। ओके, बट इंडिया इज क्वाइट ह्यूज, इट्स अ वेरी बिग कंट्री जी। और अलग अलग स्टेट्स की बात करें, हम दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे काम ही नहीं कोई कर रहा है, ये कैसा थाना है। मैं खुद आपको बता रही हूँ कितने मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया मैटर्स देखती हूँ। मैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ की भी मैटर्स देखती हूँ। अगर हम अपने आप को उन कंट्री से कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। कई बार मेरा खुद का ऐसा इनकाउंटर हुआ है पुलिस स्टेशन में कि मुझे उनको ये बोलना पड़ गया, मैं आपको ट्यूबलाइट दे दूँ, अच्छा, मैं लगवा देती हूँ। अच्छा, ये कैसा पुलिस स्टेशन है, ये हॉन्टेड क्यों लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, फैसिलिटी की तो बात ही नहीं, वहाँ होता ही नहीं, फैसिलिटी तो होती ही नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग, अगर कोई लेमैन है इस तरीके के डार्क पुलिस स्टेशन में आएगा, वो पहले तो वही डर जाएंगे। राइट। जब मैं एक वकील होकर सोच रही हूँ एक पुलिस स्टेशन है कि क्या है, हॉन्टेड हाउस क्यों लग रहा है यहाँ पे, एक ट्यूबलाइट जल रही है वहाँ, एक वहाँ जलती है, बाकी यहाँ पे लाइट्स नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं लाइट्स ऑन है आपकी? एक छोटी सी बात है, लाइट। अब लाइट जैसी चीज़, ये नहीं कि उनको है नहीं, दे डोंट केयर, दे डोंट हैव टाइम। और इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी नहीं कि पुलिस वाले खाली बैठे हैं, बहुत काम है उनके पास, पर इतने उनके पास मैन पावर ही नहीं है, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लाइट ऑन है कि लाइट ऑफ है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे सिस्टम रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये पुलिस वालों का हेडेक होना भी नहीं चाहिए, हेडेक किसी और का होना चाहिए, वो देखेगा कि इस पूरे डिपार्टमेंट को, जैसे कंपनी के अंदर यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। HR डिपार्टमेंट अलग है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनका हेडेक रहता है जी। तो वी नीड रिफॉर्मेशन इन आवर कंट्री की कम से कम पुलिस वालों को इन चीज़ों से बाहर कर दो, आप उनको अपना काम करने दो और मैन पावर दो जी। शायद तब करप्शन कम हो जाएगी, शायद तब प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। अगर जो अभी करंट सिनेरियो है, लीविंग सम फ्यू सिटीज इन इंडिया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। We cannot say that it is a corruption free state at all. We are not even nearby. Nearby होता है ना कि मंजिल पास है, मंजिल पास भी नहीं है अभी तो। Not even nearby. और अगर किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए 10 हैं, इस पुलिस स्टेशन में 10 हैं, 10 में से शायद 2 अच्छे होंगे, 7-8 का क्या करें? वो उनको 2-3 को भी अच्छा नहीं रहने देंगे। अगर आप एक पुलिस वाले की कहानी सुनेंगे ना, उनकी कहानियाँ ऐसी हैं कि आप सोचते रहेंगे कि क्या हो रहा है। कोई अच्छा रहना चाहेगा तो भी नहीं रह पा रहा है, कोई बुरा रहना चाह रहा है तो वो भी नहीं रह पा रहा है। उनको मिला जुला के जैसे सरकार चलती है, तो मिली जुली सरकार ही होती है पुलिस वालों की। सो मैम, आई वाज अबाउट टू आस्क कि जो हमारा कानून है वो पैसे वाले या फिर पावरफुल लोगों के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इज इट अ मिथ और ट्रू? देखिए, मिथ और इसमें ट्रुथनेस की कोई बात नहीं है।
अगर हम बोलें देखिए पैसे वालों का थोड़ा पैसा होता है तो वो हेल्प तो करेगा ही, चाहे वो कानून हो, कोई और डिपार्टमेंट हो, किसी भी जगह पे जाएंगे पैसा होगा तो इट विल हेल्प यू. आफ्टर ऑल वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. जी. यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है रिच और पुअर में बहुत ज़्यादा है. जी. जो रिच हैं वो बहुत रिच हैं, जो पुअर है वो बहुत पुअर है. तो अगर हम बोलें कि कोर्ट की बात करें तो नेचुरली अगर एक पैसे वाला एक अच्छे पैसे वाले वकील को ही लेके आएगा. बिल्कुल. और उनके पास पूरा पैटर्न सेट होता है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे को कोई काम में कोर्ट में कराना है तो एक अच्छा लॉयर होगा जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होगी, जो एक रिच पर्सन ही उसको अफोर्ड कर सकता है. सो अ गुड पर्सन विल अफोर्ड अ गुड लॉयर. A good lawyer will have everything in his hand, meaning they have all the facilities, they know how to channelize the court staff and how to manage the court, how to manage the people there. ज़रूरी नहीं है कि पैसा देना पड़े, बिना पैसे दिए भी काम हो जाएगा क्योंकि उनकी इस तरीके से पैटर्न सेटअप है. और जो एक अच्छा वकील होगा वो सब कुछ करके चलेगा, होलिस्टिकली काम करते हैं. सिर्फ कोर्ट में ऐसा काम नहीं होगा कि आपने कोर्ट में जाइए और बहस कर दी और आप केस जीत गए, नहीं हो सकता. आपको कोर्ट को मैनेज करना पड़ेगा. इस कोर्ट में जितने कोर्ट के स्टाफ हैं, जज साहब हैं, या पूरा कोर्ट का पैटर्न है, इट ऑल हैज़ टू बी रेगुलेटेड. अ गुड लॉयर विल ऑलवेज हैव एवरीबडी इन देयर हैंड. इट इज़ नॉट अबाउट मनी एक्चुअली, इट इज़ अबाउट हैविंग दोज पीपल इन योर हैंड. क्योंकि हम लोग वहाँ रोज़ जा रहे हैं, वो हमारा ऑफिस है. अब एक नॉर्मल वकील साहब हो, जो वकील साहब के पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो या बहुत ज़्यादा काम ना हो या बहुत ज़्यादा नाम ना हो, उनके पास ऐसा सेटअप बनाना भी मुश्किल है. वो सेटअप बनाना मुश्किल है, वो कॉन्टैक्ट्स बनाना मुश्किल है, तो उनका काम भी धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा ना. जी. जी. सो अगर हम बोलें कि पैसे वालों को जस्टिस ज़्यादा मिलता है, ऐसा है भी और नहीं भी. एज आई सेड, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन द लॉयर. अगर आप एक अच्छा वकील कर पा रहे हैं, अच्छा वकील पैसे वो चार्ज भी करेंगे, द मनी इज गोइंग टू बी, दे विल चार्ज यू, दे विल डू एवरीथिंग, दे विल डिलीवर इट टू यू. जी. वो आपको डिलीवर करेंगे. अगर आपको जो आपका क्लाइंट है उसने बोला कि मुझे ये केस को कैसे भी करके 1 साल में ख़त्म करिए, मुझे भी यही बोलते हैं मैम 1 साल में ख़त्म कर देना, मुझे इंडिया के बाहर जाना है, तो हम पूरा अपना जोर लगाएंगे. वी विल टेक आउट टाइम अपने रूटीन से. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट मेथड कोर्ट को कन्विंस करने में. छोटी डेट ले लें, हर हफ्ते की डेट लें, 10 दिन बाद की डेट लें. वी विल रिक्वेस्ट इन दिस पैटर्न, वी विल ट्राई टू टेक अप द केस इन दिस सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी दैट वो काम हो पाए उनका, मीनिंग हम डिलीवर कर पा रहे हैं. अब कोई एक नॉर्मल सेट ऑफ लॉयर है, जैसे मैंने कहा, उन्हें काम करना ही नहीं आता. उसे पता ही नहीं कि मुझे कोर्ट को डील कैसे करना है, कोर्ट को टैकल कैसे करना है. मोर ओवर वो चाहते ही नहीं है कि केस ख़त्म हुई है. अब जो लिटिगेंट होता है वो तो सोच रहा है कि डेट नहीं मिल रही, और जो वकील है वो डेट ले ही नहीं रहा छोटी. उनको लग रहा है कि मुझे डेट नहीं मिली, और वो है कि वो डेट ही नहीं ले रहे हैं. देयर इज़ अ गैप इन कम्युनिकेशन. नाउ इफ़ दे कम टू सम गुड लॉयर, वो ऑर्डर शीट्स पढ़ें या पिछला पूरा रिकॉर्ड या हिस्ट्री पढ़ें, वो कहेंगे आपके वकील ने काम ही का किया है. अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, वो उनका बेटा जेल ही पहुँच गया. अब जेल पहुँच गया तो वो मेरे पास आई कि समझ नहीं है जेल कैसे पहुँच गया. अब आपकी नज़रों में तो आप लेमैन, आप सोचेंगे देखो कोर्ट में कानून तो अंधा है, वो बेचारा गरीब कहाँ जेल पहुंच गया. जब मैंने पूरी फाइल देखी तो मैंने उनको डांटा कि ये क्या हाल बना रखा फाइल का, आपको कुछ नहीं पता अपने केस के बारे में. हो सकता है कुछ आपको ज़्यादा ना पता हो, तो कुछ तो पता होगा. कुछ भी नहीं पता आपको, आपके केस में क्या चल रहा है, डेट लगी जा रही है और वारंट निकल रहे हैं आपको वारंट नहीं पता, वकील कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, कह रहे हमारे को तो वकील साहब ने बोल दिया आने की ज़रूरत ही नहीं है. और ये कॉमनली सुनते हैं लोग. अवेयरनेस मिसिंग है बहुत. ये अवेयरनेस मिसिंग है. लॉयर बोल देंगे आने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग अपने घर में आराम से बैठते हैं, टीवी देखते हैं. ठीक है, कीप वॉचिंग बिग बॉस, कीप वॉचिंग स्टूपिड रील्स. और कोर्ट में क्या चल रहा है पता नहीं, वहाँ वारंट निकल रहे हैं तुम्हारे. फिर अंत में क्या होता है, पुलिस घर आती है, आपको उठा के अरेस्ट कर लेती है. पर ये बोलेंगे क्या कि हमारे वकील साहब ने बताया नहीं या काम हुआ नहीं, कोर्ट में क्या हो रहा है, देखो हम तो गरीब लोग हैं, इतनी मारो मार हो रही है. पर फाइल उठा के देख लो, तुम खुद क्यों नहीं पहुंचे, वकील को तो छोड़ दो, कभी तो पहुंच जाते, कभी तो फाइल उठा के देख लो, किसी और को पढ़वा लो, 2 लाइन का ऑर्डर तो था, कोई तो इंग्लिश आती हो किसी को. दे डोंट डू दिस. सो पीपल ऑल्सो हैव टू स्टॉप डूइंग दिस. अगर आप बोलें कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, हम गरीब लोग हैं, तो बात गरीबी की नहीं है, बात आपकी खुद की अवेयरनेस की है. आप अपनी फाइल का खुद तो ध्यान दो. आप देखेंगे तो अच्छा भी होगा. और मान लीजिए आपको अच्छा वकील नहीं मिला, तो अच्छा वकील कर लो जाके. मैम ये क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड अ गुड लॉयर. हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड लॉयर. इन केस यू फाइंड ऑल्सो, आप उसकी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हो. वो हो सकता है अपेरेंटली आपको अच्छे लगे, बड़ा अच्छा शानदार ऑफिस बना रखा है, या जो भी उनका सेटअप है बहुत अच्छा लगा, पर काम तो हुआ ही नहीं. तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, और ये
कोई टेस्ट नहीं है इसमें, ये आपको रियल टाइम ही देखना पड़ेगा। अगर आपको शुरू की 2-3 डेट्स में समझ में आ रहा है कि ये काम नहीं कर रहे हैं तो बेटर चेंज योर लॉयर। ओके। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो फ्री लीगल एड कोर्ट देती है, आपको मुफ्त के लॉयर्स मिलते हैं, आप कोर्ट में जाएंगे, अपनी अर्जी लगाएंगे, लीगल एड का अलग डिपार्टमेंट होता है, बहुत आसानी से आपको एक लॉयर मिल जाएगा। हाँ। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई करप्शन नहीं है। हाँ। आप कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट है, हर कोर्ट में एक अलग बिल्डिंग होती है लीगल एड की, वहाँ जाओ, एक अर्जी लगा दो, वो आपको एक लीगल एड का लॉयर दे देंगे, और खास तौर पे सारी फीमेल्स के लिए फ्री है। ओके। इट इज़ एब्सोल्युटली, देयर इज नो पैरामीटर ऑल्सो फॉर देम। कोई भी फीमेल जाके अपने लिए लॉयर ले सकती है, चाहे आप रिच हैं या पुअर हैं, वॉट एवर, ओके, एनीबडी कैन गेट इट। ठीक है। एंड वन मोर थिंग मैम, आजकल मैं देखता हूँ जो हमारे लॉज हैं उनका मिसयूज भी किया जा रहा है, फॉल्स, जैसे कि फॉल्स केसेस लगा देते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर ये लूप होल भी हो सकता है, राइट? दिस कैन बी द लूप होल। किसी लड़की ने फॉल्स केस लगा दिया, राइट? सो हाउ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स? सो बट देन ये आपको स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा कौन सा लॉ, मैट्रिमोनियल केसेस या आप थेफ्ट, रॉबरी, 138, चेक बाउंस के केस, किस टाइप के केस में, क्योंकि लॉ इज़ वास्ट, सो वी हैव टू बी स्पेसिफिक कि कौन सा लॉ मिसयूज़ हो रहा है। अगर हम होलिस्टिकली बोलेंगे तो आप जनरली मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे कि मैट्रिमोनियल लॉज आर मिसयूज्ड जी। चेक बाउंस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक दिन में 100 150 केसेस एक दिन एक कोर्ट में लगते हैं, और हर कोर्ट में 4 से 5 कोर्ट होती हैं जी, जो 138 के डिजिटल कोर्ट मैटर्स देखती हैं। चेक बाउंस के केस बहुत मिसयूज होते हैं। चेक बाउंस सिंपल कैसे, चेक दिया था मैंने आपको, सिक्योरिटी चेक दिया था, बाद में उसने लगा दिया, अमाउंट लिख दिया, उसमें 10 लाख रुपए बाउंस करा दिया, और आके बंदा बोलेगा मैंने तो 10 लाख देने ही नहीं थे, 10,000 रुपये देने थे, 10 लाख कैसे हो गए, और केस चला 10 साल। तो ये मिसयूज बहुत होता है, जिसके लिए हमारे रिसेंटली कोविड के बाद से डिजिटल कोर्ट बनाई गई हैं। डिजिटल कोर्ट होती है ई कोर्ट्स, जिसमें सभी लोग ऑनलाइन हैं, सारी कोर्ट्स ऑनलाइन है, बट ये सिर्फ 138 के केसेस के लिए डिजिटल कोर्ट बनाई गई है, जिसमें पूरा का पूरा कोर्ट ही ऑनलाइन चलता है। अच्छा, ताकि जल्दी चल पाए केसेस, फास्ट ट्रैक करें। फिर आते हैं मैट्रिमोनियल लॉज जी, हेवीली मिसयूज्ड, कोई आंसर ही नहीं है। किसी ने एक दिन बड़ा अच्छा मुझे बोला था, कोर्ट में बड़ी लंबी बहस हो रही थी, बड़े अच्छे केस में, और बड़े पावरफुल लोग थे जिनके केस में बहस हो रही थी, तो नेचुरली आई कांट पुट अप नेम्स, बड़े एक बात बड़ी अच्छी बोली थी कि ये मिसयूज ऑफ लॉ ना बंद हो जाएगा जिस दिन जो ऊपर बैठे हैं ना हमारे, उनके घर में जब कुछ हुआ ऐसा घटा, सारा लॉ बदल देंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ऊपर बैठा समझ ही गए होंगे आप जी, मैं समझ जो ऊपर बैठे हैं, जब उनके घर में कुछ घटेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, ये मिसयूज होना बंद हो जाएगा, लॉज को स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा जी। बट पैरेलली देयर इज अनदर सिचुएशन। अब क्या है कि law is made for masses, not for minor people, it's for majority of the people, और majority में लोग सफ़र genuinely कर रहे हैं। अब जो माइनर में आते हैं वो कौन आते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर सिटीज़, ठीक है, बट व्हाट अबाउट रेस्ट? अब जो लॉ बना है वो तो मासेस के लिए बना है। अब मिसयूज़ जिनको करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जिन्हें नहीं करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं, और वो लोग इस तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं कि बस लॉ बदनाम ही हो रहा है। राइट। अब हम बात करें कोर्ट की, प्रॉब्लम कोर्ट की भी आती है। हम कोर्ट में कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, कोर्ट में ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे केस मेरिट पे है, सब कुछ दिख रहा है कि ये लड़की ऐसा कर रही है, लड़का ऐसा कर रहा है, इसने ये किया, XYZ, कोर्ट में हम रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं, पर कोर्ट सब कुछ समझने के बाद भी कभी कभी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो एक फैसला देंगे तो वो कई लोगों की मदद कर देगा, तो वो बेचारा लड़का फंस जाता है, जबकि उसका केस भी अच्छा होता है, मेरिट भी है उसके पास, दिख भी रहा है कि ये मेरी वाइफ है, इसने XYZ किया, शी इज़ बीन इनटू वॉट एवर XYZ, व्हाट इज़ द केस, वॉट एवर द फैक्ट ऑफ द केसेस, फिर भी कोर्ट मदद नहीं कर पाती। और हम कोर्ट में, मैं खुद इस तरीके की वकालत करती हूँ, चाहे मैं केसेस जिस भी तरीके का केस लूँगा, आई पुट लॉट ऑफ टाइम, आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट में डालती हूँ, जान लगा देते हैं। अगर मुझे मान लीजिए आज 10 केस आए हैं, शायद मैं 2 ही लूँगी, 8 मना कर दूँगी। अच्छा। पर जो 2 लूँगी ना उसमें बहुत टाइम दूँगी, और अगर उसमें कुछ करने लायक है तो करके ही छोड़ूंगी। और मेरा ऑफिस भी पूरी तरीके से सिंक रहता है, चाहे हमारे को हमारी नींदें छोड़नी पड़े, हमारा खाना पीना सब छूट जाता है, वी विल डू दिस। बट दुख तब होता है जब हम कोर्ट को भी समझाते रहते हैं कि इसमें आप ये गुंजाइश है फैसला होने की, नहीं करते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द एविडेंस, और नहीं एविडेंस भी फिर भी नहीं हो पाएगा। नहीं भी हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसकी सिर्फ एक ही वजह रहती है कि अगर मान लो कोर्ट ने इसमें फैसला दे भी दिया, ऊपर जाएंगे तो वहाँ रिवर्स हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो फिर रिवर्स हो जाएगा।
तो जो टेक्निकलिटीज़ है ना, कभी कभी हमारे को न्याय नहीं मिल पा रहा, जो लीगल टेक्निकलिटीज़ की वजह से न्याय नहीं मिल रहा, सबूत है, एविडेंस है, सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा रिलीफ? टेक्निकलिटीज़, लीगल टेक्निकलिटीज़ में इतना उलझा दिया है। जैसे हम मेंटेनेंस की बात ही करें, एंडलेस केसेस है मेरे ऑफिस में जहाँ पे मेंटेनेंस नहीं बनती, फिर भी मिल जाती है लड़कियों को। अच्छा। अब कोई लड़का बोले मैं क्यों दूँ 50,000 रुपये हर महीने, मैं खुद कमाऊंगा 1 लाख रुपए, इसको 50 दे दूंगा, मेरे साथ रह भी नहीं रही है, उसको सैलरी बन गई, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम कोर्ट में पिक्चर्स लगा रहे हैं, देखो आज पैसे मिले, कल मनाली चली गई, फिर पैसे मिले कश्मीर गई, फिर पैसे मिले बाली गई। हर महीने का रिकॉर्ड भी कोर्ट को दिखा देंगे कि देखो आपके पैसा जो इसको दे रहे हैं, इसका मिसयूज देखो क्या हो रहा है। शी इज ओनली यूटिलाइजिंग द मनी फॉर हर ओन हॉलीडेज। और जिस बच्चे के नाम पे पैसा दिया गया, बच्चे को तो वो 2,000 रुपए के स्कूल में पढ़ा रही है, जिसकी स्लिप भी कोर्ट में नहीं आई है आज तक। कितने मैटर्स हैं ऐसे। एलमी की तो बहुत ज्यादा आप एलमी की तो बात ही छोड़ो, मेंटेनेंस की बातें चल रही हैं, और केस 4 साल चल गया, इसको हर महीने हमने 50,000 रुपये दिए, 1.5 लाख रुपए दिए, इसे किया क्या? कोर्ट पलट कर ये पूछती क्यों नहीं है कि 1.5 लाख रुपए का तुमने क्या किया, बताओ चलो, और रोको आप मेंटेनेंस को, कि आप पहले बताओ कि आपको इतने पैसे मिल गए हैं 6 महीने में, 1 साल में, इसका आपने क्या किया, यूटिलाइजेशन क्या है, पूछते क्यों नहीं हो? सवाल यही है कोर्ट से भी कि क्यों नहीं पूछते हो, जो कि मैं भी पूछती हूँ कोर्ट से कि पूछो इनसे, पर कोर्ट नहीं पूछती। इसका मिसयूज हो गया, यही मिसयूज है। और ये कब बदलेगा? जब यूनिटी होगी, जब सारे लॉयर्स ये सब पूछना शुरू कर देंगे, सिर्फ गिने चुने वकील नहीं, सब पूछो आप कोर्ट का। जैसे हम कोर्ट को कहते हैं, कोर्ट को भी परेशान कर दो आप कि रिफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, लोग शादी करना बंद कर देंगे। इट्स सो सिंपल जी। और 10 साल बीतेंगे, पीपल विल नॉट गेट मैरिड। मैं भी कह रही हूँ क्यों शादी करनी है, फिर शादी करोगे, आपकी चलनी तो है नहीं, 6-8 महीने आप लोगों की गाड़ी चलती है, उसके बाद आप लोगों ने फिर लड़ाई करना है। 9 महीने की शादी है, 10 महीने की शादी है, 5 साल से कोर्ट में लड़ रहे हो जी। और आपके पास जो आपके पेरेंट्स ने सब कुछ जमीन जायदाद बना के दी थी, उधर दे दो। कुछ केसेस सही होते, पर मिसयूज में ये हो रहा है, और हो रहा है। जैसे एक मेरे पास प्रॉपर्टी का केस है जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने उस केस का फाइनली सोल्यूशन करा दिया, मैं सारे केसेस जीत गई हूँ। अच्छा। पर वो केस 40 साल से लड़ रहे थे। 40 साल से लड़ रहे थे। हाँ, और मेरे पास 2019 में आए थे। और 19 से लेके 2 साल आप कोविड का हटा दो, कोविड में काम नहीं हुआ था, और अब मैंने सारे केसेस उनके पूरा ख़त्म कर दिए। और वो खुद की उनकी ज़मीन थी, उनके फादर ने दी थी। फादर के बाद खुद मेरे क्लाइंट 90 साल के हैं, और उनकी खुद जो बच्चे हैं सब लोग 60 या 70 साल के हैं लगभग, और अपनी खुद की ज़मीन में पैर भी नहीं रख पाए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के कि कोई खुद की ज़मीन, खुद की प्रॉपर्टी में खुद किराए पे रह रहे हैं, और उनके पास ये प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू लगभग 40-50 करोड़ है, प्रॉपर्टी की वैल्यू। किसी के पास 40-50 करोड़ की ज़मीन हो और वो खुद रेंट पे रह रहे हो 25,000 के, तो ये बड़ी बुरी बात मुझे लगी जब मेरे पास मुकदमा आया और वो रेंट पे ही रह रहे हैं फ्रॉम फॉर एवर, अपनी ज़मीन में नहीं जा पाए। तो इस केस में बहुत मेहनत करनी पड़ी। नेचुरली जो लॉयर्स पीछे रहे थे उन्होंने बिल्कुल केस को ख़त्म कर दिया था। आपको मैं ये क्या ही बताऊँ, बिल्कुल आप वेंटिलेटर पे जैसे मैटर को लेके आए थे, इट वॉज डेड मैटर। मुझे सारे केसेस को विड्रॉ करना पड़ा और सारे केसेस को दोबारा डालना पड़ा। तो लगभग 15-16 केसेस थे, एक ही केस में 15-16 केसेस थे। सो अगर हम कहें कि डिफ़िकल्ट रहते हैं, मेरे पास ज़्यादातर मैटर्स जो हैं वेरी चैलेंजिंग, और मैं लेना भी वही पसंद करती हूँ जिसमें बहुत काम हो, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। जी। किसी केस ने आपको डिस्टर्ब तो नहीं करा मैम? हाँ, डिस्टर्ब तो कर ही देते हैं, केसेस डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि जैसे कई सारे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स लड़े। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने दिल्ली में इंक्रोचमेंट हटवाई थी, साउथ दिल्ली में। उस केस में क्या हुआ था कि मेरी गाड़ी के नीचे कभी गन छुपा देना, स्क्रैच करते रहना, अच्छा, स्क्रिबल करते रहना मेरी कार में, बहुत मुश्किल हो गया था। ओके। पर मैं सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मैंने डाली थी SLP, और फाइनली वो इंक्रोचमेंट और वो पूरा लैंड को जुग्गी ड्वेलर्स ने इंक्रोच किया हुआ था। जब उन्हें पता लगा कि मैं ये मैटर देख रही हूँ और उसमें फ़ैसले मैंने कराए हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से मैंने उसमें STF अपॉइंट कराई थी। उस दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी, और मेरे को इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से अटैक करना बहुत ही कॉमन हो गया था। और जैसे कि मैं प्रॉपर्टी मैटर्स का काम देखती हूँ, मेरे घर में अभी अक्षय सामने बैठे हैं, इन्हें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता, काफ़ी टेंशन हो रही थी। दे आस्मी, जैसे बीच में कुछ दिनों पहले मैं टॉर्च लेके घूम रही थी। अच्छा। तो कह रहे थे टॉर्च क्यों लेके घूम रही है? मैं कहा मैं गाड़ी में रखूँगी। अच्छा। तो कह रहे गाड़ी में टॉर्च क्यों रखेगी? मैं कहा मैं गाड़ी में टॉर्च रखूँगी मेरी सेफ्टी के लिए। फिर थोड़ी देर बाद आए 5 मिनट, टॉर्च सेफ्टी कैसे करेगी? अच्छा। पर तेरी मेरे को चाहिए टॉर्च, सेफ्टी चाहिए मुझे। सो इन प्रॉपर्टी केसेस, क्योंकि मैं काफ़ी बड़े मैटर्स देखती हूँ, तो
कोर्ट में इस तरीके से धमकाना, परेशान करना, ये होता रहता है, ये आमतौर में होता रहता है। इसमें अब मेरे को आदत हो चुकी है। अच्छा। और मुझे दरअसल फ़र्क पड़ना ही बंद हो चुका है। और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं भी अपने तरीके से हैंडल कर लेती हूँ। देयर आर वेज टू हैंडल, बट येस प्रॉब्लम्स आएंगी। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग एंड स्पेशली फॉर अ फीमेल एडवोकेट। और जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ओपन और बोल्डली कोर्ट में मैटर्स को हैंडल करती हूँ। आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन कोर्ट। ना तो मैं आपके सामने, ना मैं कोर्ट में ढके छुपे शब्दों में बात करती हूँ। इस तरीके से काम रहा है मेरा कि कुछ 1-2 साल पहले एक कोर्ट में एक जज साहब से मेरी बहुत लड़ाई हो गई। बस समझ लीजिए मैंने धरना दे दिया था कोर्ट के अंदर, क्योंकि मुझे कोर्ट में पता लग गया ना यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। और मैं उसमें नया अपॉइंट हुई थी। मेरे को मेरे क्लाइंट ने बताया कि इस तरीके से मुश्किलें आ रही हैं हमारो, हम पक्का हारेंगे ये केस। मैंने भी फाइल देखा पहले, तो मैंने देखा बहुत बुरी बात है, आप सबकी वही बात, जैसे आपको अपनी फाइल में पता नहीं है क्या चल रहा है। एनी हाउ कोर्ट में गए तो देखा कोर्ट का माहौल ठीक नहीं है। कोर्ट में बड़ी लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा बहस हुई, और जज साहब ने मना कर दिया आपकी कोई बात ही रिकॉर्ड नहीं लेंगे। रिकॉर्ड पे लेना होता है, वो बोला रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे। अच्छा। मैंने कोर्ट में धरना नहीं दिया कि रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लेंगे। जो भी मैं बहस कर रही हूँ आपको डिसमिस करना है डिसमिस कर दो, जो मैं बहस कर रही हूँ आप डिसमिस करो, रिकॉर्ड पे तो लोगे। बोला नहीं लूँगा रिकॉर्ड पे। तो बस मैंने भी बोल दिया आज मैं धरना दूंगी, यहीं बैठूंगी कोर्ट में। इट वॉज ऑलरेडी 4 o'clock इन इवनिंग, और कोर्ट जनरली 3:30-4 बजे उठ ही जाते, 4:30 तक। आई सेड मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, आज मैं साक्षात यहीं बैठूँगी जब तक मेरी बात को रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाएगा, जो कि एक जायज़ डिमांड है। मैं जो बहस कर रही हूँ आप रिकॉर्ड पे लो, आप डिसमिस कर दो, नहीं ले रहे रिकॉर्ड पे। अल्टीमेटली अपनी रेस्क्यू के लिए उनको बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ा कि मैडम को लेके जाओ यहाँ से। फिर प्रेसिडेंट आए, उनको मैंने समझाया, वो भी बोले जज साहब को रिकॉर्ड पे ले लो इनकी बात को। बोला नहीं लूँगा रिकॉर्ड पे। वो बड़ा परेशान हो गए, मुझसे भी परेशान हो गए थोड़ा सा। प्रेसिडेंट साहब जो आए थे उन्होंने भी कोशिश करी, नहीं समझ आई, उन्होंने फाइल उठा के फेंका कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ये मैटर। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के फाइल भेजी, ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट जज साहब करते हैं, तो विच इज़ फाइन, ट्रांसफर कर दो आप। पहले ही कर देते, इतनी लंबा टाइम मेरा वेस्ट किया, आपका भी वेस्ट हुआ, पहले ट्रांसफर कर दो। तो इस तरीके की घटनाएं मेरे साथ बहुत होती है कोर्ट में, क्योंकि जहाँ पे लगता है कि अपना क्वेश्चन ये भी आता है कि पूरा करियर भी मैं स्टेक पे लगा देती हूँ कई बार किसी मैटर के लिए। बाद में सोचते हैं कि क्या हो गया, इतना स्टेक पे लगाने वाली बात नहीं थी। पर वही मेरे अंदर जो बात है, जब कुछ गलत हो रहा होता है ना, आई रियली कांट बेयर दैट। एज आई सेड, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, and whatever you say parallel comes to legal fraternity and as an advocate, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं फिर आ जाता है कि ये गलत हो क्यों रहा है आफ्टर ऑल, किसके लिए। और हम बिहार में तो नहीं बैठे किसी गांव में जाके कि किसी को पता ही नहीं लगेगा। हम दिल्ली में बैठे हैं, गुड़गांव में, आसपास की सिटीज़ में, जहाँ एवरीथिंग इज जस्ट देयर। यू कांट डू दिस, बट येस सम पीपल हैव करेज हु आर सिटिंग इन कोर्ट, जो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैं यही कहती हूँ सभी वकीलों को या कोर्ट स्टाफ को या जो भी जुडिशल ऑफिसर्स भी हैं, उनके कोलीग्स हैं, स्टॉप इट। अब बहुत हो चुका, इट्स ऑलरेडी 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। करप्शन बस बहुत हो गया, जो हुआ तो हुआ। वी हैव टू रीस्टार्ट, इट कैनॉट वर्क लाइक दिस। ओके, तो मैम बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी। मैं पूछना चाहता हूँ मैम, इंडियन पिनल कोड 1860 में एनेक्ट किया गया था, लेकिन अभी के जो क्राइम्स हो रहे हैं दैट इज द मॉडर्न क्राइम्स, तो अभी इसको कैसे डील किया जाए? ये अमेंडमेंट आ गई ना, अमेंडमेंट्स आ गई पिछले लास्ट ईयर। बीएनएस आ गया, बीएनएस। अच्छा, दे हैव अमेंडेड, सम लॉज हैव गॉन बेटर, सम आर नॉट गुड, जिसके लिए वकीलों ने स्ट्राइक भी की थी लास्ट ईयर में, अगर आपको याद होगा। नहीं, इसी साल में हुई थी स्ट्राइक। ओके, फेब मार्च में हुई थी स्ट्राइक। बीएनएस के जो कई सेक्शंस थे जो एप्रिशिएटिव नहीं थे, और जो लिटिगेशन साइड में लॉयर्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया था इस अमेंडमेंट को कई लॉज में, उसके लिए स्ट्राइक की थी। तो अभी टेम्प्रेरी उन चीज़ों पे स्टे लगाया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स और आएंगे। सो दैट वे। सो देखिए, लॉ एक बात होती है, पर कोर्ट के अंदर कोर्ट के पास अपनी पावर रहती है। वो अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करके किसी भी केस के अंदर लॉ को छोड़ के भी फैसला कर सकते हैं, विच इज़ द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। सो लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट, वो एक बेस होता है जी। पर मेरिट के बेसिस पे कुछ और फैसला भी करना हो तो वो भी कोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, वो भी राइट है। बिल्कुल। तो इसमें भी पॉलिटिक्स देखी जाती है बहुत ज्यादा? बिल्कुल देखी जाती है। अच्छा, ऑन व्हाट, लाइक वही अगेन मनी मैटर, लाइक एनी काइंड ऑफ मैटर, एज आई सेड, एनी काइंड ऑफ मैटर, इट डिपेंड्स। ओके, कभी-कभी अब एकदम बेकार केसेस होंगे, उसमें देखेंगे एफआईआर हो गई, फिर वो एफआईआर रद्द भी हो जाती है। कैसे हो गई? पहले हुई क्यों थी, फिर रद्द क्यों हो गई? जी, आराम से हो जाती है, हो गई थी फिर रद्द भी हो गई, हुई क्यों थी?
और कई कोर्ट में ऐसे किस्से होते रहते हैं जिनके आंसर्स ही नहीं होते हैं और बाहर वो बातें आ भी नहीं पाती हैं, हम ला भी नहीं पाते हैं जी, क्योंकि जो एक कोर्ट की पब्लिक रेपुटेशन है वो मेंटेन करना भी हमारा ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बात कोर्ट की बाहर नहीं आ सकती, हर बात वकीलों की और जजेस की बाहर नहीं आ सकती। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर। प्रॉब्लम्स तो हर जगह ही होती हैं, जैसे हर डिपार्टमेंट में होती है, यहाँ भी होती हैं। करप्शन यहाँ है हर जगह जैसे यहाँ भी है, वो लोग तो वही हैं जी, वही लोग हैं, वहाँ पे कोई अलग लोग तो बैठे नहीं हैं और देने वाले भी लोग ही होते हैं। मैं बोलती हूँ कि आप दो ही मत, किसने कहा आपको पैसे दो, अपना काम अपने हक पे लड़ो। आप जो दे रहे हो तो वहाँ पहुँच रहे हैं ना, आप देना बंद कर दो। कितने लोग ऐसे होते हैं बोलेंगे कि हमने तो एक्स अमाउंट वहाँ पहुँचाया था, कुछ नहीं हुआ। तो मैं पूछूँ दिया ही क्यों था तुमने, किसने कहा था दो, तुम्हें शॉर्टकट क्यों लगाना था, अच्छा वकील कर लेते, अच्छा वकील शायद अच्छे से काम कराता। प्रॉब्लम क्या है कि चैनल ही बिगड़ा हुआ है, खुद लोग करप्टेड हैं, करप्ट वकील ढूंढेंगे, आगे पूरा सिस्टम भी करप्टेड है। फिर यू फाइंड गुड पीपल, यू गो टू गुड पीपल, आपका काम हो जाएगा जी। नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो उसका भी एक रास्ता है जी। यू वांट टू गो। अगर आप, मैं बोलूँ कोई मान लीजिए कोई बिल्कुल फ्रॉडस्टर काइंड ऑफ क्रिमिनल पर्सन है, उसको मैं समझ नहीं आऊँगी क्योंकि मैं सीधी बात करूँगी, उसको समझ में आएगा अपने जैसा वकील। राइट, राइट। इसीलिए वी हैव सो मेनी लॉयर्स जिनको देख के लगता है खुद तो गुंडे यही हैं, हाँ, ये काम कैसे करेंगे। इन्होंने कोर्ट को इतना बदमाशी करते हैं कोर्ट के अंदर, जिसमें जजेस भी और कोर्ट का सिस्टम भी परेशान हो जाता है कि इनको कैसे हैंडल करें। और ये पास आउट कहाँ से हो रहे हैं, इनको पूछ लो तुम्हारे को लॉ की कौन से सेक्शन आते हैं, पता ही नहीं है, नहीं पता, सारा काम पैसे पे चला रहे हैं। हाँ। रोको इसको, कौन रोके, पर देयर इज नो सिस्टम। सो हु कैन स्टॉप, पीपल कैन स्टॉप, नो, स्टॉप पेइंग देम, स्टॉप गिविंग देम मनी, स्टॉप अपॉइंटिंग देम एज योर लॉयर। आपने खुद एक जगह फर्जी वकील को अपॉइंट किया, पहले सवाल तो आपसे पूछा है कि आपने क्यों अपॉइंट किया था, कुछ पैसे बचाने के लिए। एक अच्छा वकील एक्स अमाउंट चार्ज करेगा, इसने आपको बोला होगा मैं आधे पैसे में कर दूंगा, क्यों कराया तुमने आधे पैसे में। तो प्रॉब्लम तो हमारे लोगों में है ना। जी, बिल्कुल। और बाद में यही लोग डबल ट्रिपल देते हैं, हाँ, इधर भी दिए थे, उधर भी दिए थे, उधर भी दिए थे, और फिर आके बताएंगे 10 वकील कर चुके हैं, आप 11वें हो। सो हु इज एट फॉल्ट, नॉट दिस सिस्टम, इट्स द पीपल अल्टीमेटली। जी मैम, जी, बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट, आई वुड से, रियलिटी चेक फॉर ईच एंड इंडिविजुअल। कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हों, सो दिस इज द राइट वे टू केम अक्रॉस एंड आस्क योरसेल्फ। अगर आपके साथ कोई भी केस होता है, सबसे पहले अपने आप से वो क्वेश्चन करिए दैट वेयर आई एम गोइंग, या किस तरीके मैं लॉयर को डील कर रहा हूँ या फिर हैंडल कर रहा हूँ। सो दिस इज द रियलिटी चेक, जो कि हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए मैम। तो मैम एक क्वेश्चन और है मेरा, जो मीडिया है हमारी, वो कितनी ट्रू है नहीं वो तो हम सबको पता है, लेकिन किसी भी अक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट पे जाने से पहले क्या वो विलन बना देते हैं, लाइक दिस इज ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ये बॉलीवुड में होता है, मूवीज में होता है, ऐसा कुछ नहीं। इन रियलिटी नथिंग रिलेटेड। अल्टीमेटली तो देखिए कोर्ट में जितने भी आप विलन, आप देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी किसी को भी मीडिया ट्रायल चला, कोई विलन बना, बाद में वो बरी हो जाते हैं। विलन कहाँ से हुए, तुम तो एक्यूज भी नहीं हो पाए, कन्विक्ट भी नहीं हो पाए। आप किसी भी देख लो जो रियलिटी में कोई भी मीडिया ट्रायल चला, अल्टीमेटली वो तो बरी नहीं हो गए सारे बात। कोई हार्डली गिने चुने केसेस होंगे जिसमें फाइनली कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया, डिस्पाइट मीडिया ट्रायल, डिस्पाइट शोइंग सो मच ऑफ एविडेंस, फिर भी दे आर फ्री। सो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट में इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन मेरिट। आपके पास सबूत क्या है, आपका फैक्ट क्या है, आपका मेरिट क्या है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कितनी बार होता होगा मैम कि एविडेंसेस नहीं मिलने की बजाय मीडिया को पता होगा कि व्हाट इज द फैक्ट, तो उसके बेस पे कभी डिसीजन दिया जाता है? नहीं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज लॉ ऑफ प्रिजम्पशन इज देयर। कोर्ट प्रिज्यूम करती है, डेफिनेटली कोर्ट प्रिजम्पशन के बेसिस पे चल सकती है, बट नॉट एंटायरली। ओके, सबूत तो चाहिए, फैक्ट तो चाहिए, कुछ तो कनेक्टेड फैक्ट्स होने चाहिए। और हमारे जो कोर्ट में आप देखेंगे इतने फेक केसेस हैं, एंडलेस केसेस हैं, और उन सब केसेस अल्टीमेटली वो खारिज हो जाते हैं 5-6 साल 8 साल के बाद खारिज हो जाते हैं। क्यों खारिज हो जाते हैं? क्योंकि कोई बेसिस ही नहीं है उन केसेस का, डालने के लिए डाल दिया, परेशान करने के लिए डाल दिया। और एक ऐसे सेट ऑफ लॉयर्स है जिनको मज़ा आता है करने में। मेरे पास भी कई आते हैं लोग कि मैम परेशान करना है, सिर्फ मैं मना कर देती हूँ। परेशान नहीं करना। क्यों परेशान करना है? पर लोग करते हैं, पैसा मिलेगा। किसी को परेशान करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए मिल गया, उनको भी गलत नहीं बोल सकते, वकील का तो काम है कोर्ट में केस डालना। अब मोरालिटी और एथिक्स नहीं आ सकता। सो देयर आर सम सेट ऑफ लॉयर्स जो मोरालिटी और एथिक्स के पे काम करेंगे कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए,
आप 1-2 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे रहे हैं, हमें नहीं लेना, हम किसी को परेशान करने के लिए पैसा नहीं लेंगे, बट सब तो मना नहीं करेंगे, वो तो ले ही लेंगे, उनको बोले ठीक है परेशानी तो करना है, डाल दूंगा, डेटे तो लेनी है जी। ये जो डेटे लेनी है और वहाँ बैठ के जो डेटे दे रहे हैं, ये साइकिल जब बंद हो जाएगा ना, ये फेक केसेस भी खत्म हो जाएंगे, लोग परेशान होना भी बंद हो जाएंगे, और जो हमारे पास पेंडिंग लिटिगेशन हैज गॉन इनटू करोड्स अपने आप डाउन होएगी, पर देयर इज नो सिस्टम फॉर दैट, करेक्ट सिस्टम ही नहीं बन पाता, और बना भी दिया, मैन पावर ही नहीं है। अगर कोर्ट में हमारे पास जजेस चाहिए, हमारे को डबल ट्रिपल स्ट्रेंथ पे चाहिए, तो बिल्डिंग नहीं है। अब बिल्डिंग बनाएंगे तो उससे 5 साल बनाने में लग जाएंगे, 5 साल में और केसेस बढ़ जाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट होगी, फिर जजेस आएंगे, फिर उनको मिलेगी अपनी सीट, टू मेनी प्रॉब्लम्स। एक जज को सेलेक्ट करने से लेके बनाने में 2 से 2.5 साल का वक्त चाहिए, पेपर होंगे, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, फिर कोर्ट मिलेगी, फिर वो काम सीखेंगे, फिर उन्हें काम दिया जाएगा। 3 साल में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ केसेस और पहुंच जाते हैं। ये एक जज की बात हो रही है। अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी है इस तरीके से, और इतने नंबर ऑफ जजेस वी नीड टू सॉल्व, देन प्लेस, बिल्डिंग, अलॉटमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग। अभी तो वी डोंट हैव एनी बिल्डिंग, वी डोंट हैव एनी साइट। दिल्ली में ऑलरेडी वी हैव आई बिलीव 7-8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एक्सटेंशन बिल्डिंग्स भी आ चुकी हैं। सो ऐसा नहीं कि कोर्ट खाली पड़ी है, सब फुल है, वी नीड मोर। बट केसेस इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा, पेंडिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी चल रही है। अब देखो हम लंदन में, मैं बताऊँ, वो लंदन में, यूरोप में, उनके पास 10-12 केसेस एक दिन में होते हैं। अच्छा। और वी गेट अ टाइम कि 2 बजे आपका केस इस दिन पे सुना जाएगा, और बोला है तो सुना जाएगा जी, डेट नहीं लगेगी। अच्छा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ से यहाँ चंडीगढ़ गई थी, आज कोर्ट में गई, सुबह गए, जज साहब छुट्टी पे, ये पता नहीं कब बंद होगा, मैं ही परेशान हूँ। जो अगर इंटरस्टेट जा रहे हैं तो वहाँ पे लोकल लॉयर्स बोल देंगे किसने कहा आपको आने के लिए, बताओ। कोर्ट का स्टाफ भी बोल देगा मैडम यहाँ के वकील कर लो ना। अब हम अपने क्लाइंट को भी बोलते हैं यहीं का वकील कर रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, खुद पैसे भी दे रहे हो मुझे, आई एम सो एक्सपेंसिव फॉर यू, बाय। दे से मैम वी डोंट ट्रस्ट, वी आर विलिंग टू पे मोर, बट बेचारे की पॉकेट पे सोचो कितना लोड पड़ जाता है, बहुत लोड पड़ जाता है जी। ओके, एंड व्हाट आर द अदर चेंजेस मैम यू हैव सीन, क्योंकि आपने बाहर की भी लॉ साइड, जुडिशियल साइड देखी है, इंडिया की भी देखी है, और क्या क्या ट्रांजिशन मैम आपने देखे हैं? 360 डिग्री। 360 डिग्री। Okay. Laws are very easy, easily implemented, easily executed. People are not corrupted in this manner. वहाँ पे population भी कम है, ये भी एक फैक्ट है। और उनके ना जेनेटिकली लोग लड़ाई नहीं करते वहाँ पे, ये मैंने देखा है। वहाँ मर्डर होता था एक या 2 महीने में, यहाँ डेली क्या हो रहा है, 1-2 नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, कितने तो रिकॉर्डेड ही नहीं है। मतलब मैं एक इंडियन लॉयर हूँ, मेरी इंडियन पढ़ाई है, यहाँ मैंने यहाँ का काम किया, वहाँ का भी करती हूँ, वहाँ मुझे काम नहीं लगता, यहाँ काम ही काम है। और क्यों है? क्योंकि वहाँ का सिस्टम बहुत इजी है, वेरी इजी। फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे कोर्ट में केस डालेंगे तो वी कैन डू इट बाय फैक्स, बाय मेल एंड बाय कोरियर। सो वी विल डू इट टू द ऑपोजिट पार्टी, विल डू इट टू द कोर्ट, विल सर्कुलेट बाय पेपर वर्क ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला राउंड पेपर वर्क पे हो जाएगा। वी डू प्री लिटिगेशन देयर। प्री लिटिगेशन इस कोर्ट जाने से पहले आप प्री लिटिगेशन करोगे, जो कि इंडिया में भी अब शुरू हो गई है, बट वहाँ ये बहुत इफेक्टिवली है और लोग बड़े कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं ख़त्म करने के लिए। यहाँ लोग ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ केसेस पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, कोर्ट में जाने से पहले ही ख़त्म हो गए। यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कोर्ट पेनल्टी बहुत लगाएगी, अगर आप हार गए तो कोर्ट पेनल्टी और डैमेजेस बहुत ज़्यादा लगाएगी। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पर इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कोर्ट लाखों रुपए की आप पे पेनल्टी लगा देगी, इस डर में लोग कोर्ट में जाने नहीं जाते। देन वहाँ पे लोग इतना लड़ाई नहीं करते, जिस तरीके से लोग यहाँ पे एग्रेसिव रहते हैं वहाँ उतना एग्रेसिव नहीं रहते। दे फियर फ्रॉम कोर्ट, दे फियर फ्रॉम द सिस्टम। इनफैक्ट ये लॉयर्स होते हैं वहाँ पे, लॉयर्स भी इस तरीके से नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें भी डर है हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लाइसेंस कैंसिल ही नहीं होते। अगर यहाँ बार एसोसिएशन लाइसेंस कैंसिल करने पे आ गई ना, मैं बता रही हूँ 60% लॉयर्स के लाइसेंस कैंसिल होंगे एटलीस्ट, क्योंकि किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, बदमाशी बहुत ज़्यादा है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोर्ट में कोई भी लेमैन एक चक्कर लगा कर आएगा, वो कहेगा ये किस तरीके के लॉयर्स है, ये वकील हैं, ये मैं भी पूछती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि जो ऊपर बैठे हैं वो क्यों नहीं पूछते हैं। ये पूछना ज़रूरी है, ये बोलना भी ज़रूरी है, तभी वी विल चेंज, फाइनली वी विल चेंज। अदरवाइज ये बातें हैं जी, आप और मैं बातें करेंगे और भी लोग बातें करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू दे चुकी है इस बारे में कि हमारे को ये अपना जो लीगल फिटर्निटी के अंदर सिस्टम रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जो जुडिशियल सिलेक्शन होती है, आप सुनते ही रहते होंगे कोलेजियम के बारे में,
इसके लिए कई बार कई जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के Already जजेस बोल ने भी, रिटायर्ड जजेस ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड अपनी स्पीच का भी इसको एक हिस्सा बनाया है कि कॉलेजियम के सिस्टम को वी शुड रिमूव. नहीं, nobody is Even taking government has been saying, even our prime minister has been saying to bring reformation for this collegium. Nothing is happening. It is an untouched place, and something has to be done. Okay. But it is very difficult to say. अगर हम एक बोलेंगे ना शायद 2-4 साल में हो जाएगा, नहीं लगता नहीं ऐसा. लगता भाई, जब तक ऊपर में किसी के साथ नहीं होगा ऐसा तो नहीं, कॉलेजियम तो मुझे नहीं लगता. अगर हम कॉलेजियम की बात करें तो पता नहीं कैसे होगा. आई मीन ओनली मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ओनली ही विल फाइंड अ वे आउट हाउ टू डू दिस. तो मेरा क्वेश्चन मैम आपसे यही है कि जुडिशियल साइड में किसको होना चाहिए, या वकील किसी को बनना है तो किसको आना चाहिए? सो बेसिकली जुडिशरी में जिसको जाना हो जी, बेस्ट फिट पर्सन हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को डिसाइड करने की. इफ़ दे आर अ वेरी गुड मीडिएटर, इफ़ दे आर अ वेरी गुड आर्बिट्रेटर, या जैसे अपने घर में जब लोग बड़े हो रहे होते हैं और हम कॉलेज के टाइम में देखते हैं और हम हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम 2-3 लोगों को सुन के डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सही है गलत बोल रहा है. ये कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. बस एग्ज़ाम पास करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है और आपकी लॉ की समझ जो धीरे धीरे अच्छी होगी, आप एक यू आर अ गुड आई मीन समबडी हु कैन अंडरस्टैंड वेल एंड समबडी हु कैन लिसन वेल. बोलो कम सुने ज़्यादा, और ये फिगर आउट कर पाए कि कौन सही है गलत बोल रहा है, उसको जज ज़रूर बनना चाहिए. क्योंकि वो एक अच्छे जज साहब बनेंगे फिर जो डिसाइड कर पाएंगे. देन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट ऑल्सो, बिकॉज जो वकील होते हैं वो हमेशा जजेस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट होते हैं. उन्हें पता है कि इस कोर्ट को या किसी कोर्ट को कैसे टैकल करना है. सो आपको भी उसी कैलिबर का होना चाहिए. अभी रिसेंटली ही वापस रिवोक कर दिया गया. पहले क्या होता था कि जजेस जो बन रहे थे, आप लॉ पढ़ाई कंप्लीट करेंगे फिर जुडिशरी का एग्जाम देंगे, आप जज बन जाएंगे. अब ये हटा दिया गया वापस. इट हैज़ बीन टर्न बैक. अब आपको 3 साल की प्रैक्टिस मिनिमम करनी पड़ेगी. अच्छा. फिर जुडिशरी के पेपर दोगे आप. पहले लॉ 3 years प्रैक्टिस, देन जुडिशरी. ओके. सो कई लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, वो भी उनके पार्ट भी ठीक है. बट इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो आपको एक लॉयर की आर्ट भी आएगी और आपको समझ में आएगा कि ये साइड काम कैसे कर रही है. और आप जब वहाँ बैठेंगे तो आप फिगर आउट कर पाएंगे कि कौन सच या झूठ बोल रहा है. सो फॉर जुडिशियल एस्पिरेंट्स आई वुड जस्ट एडवाइज स्टडी वेल, रीड वेल, एंड बेयर एक्ट्स इज़ योर ओनली की. एंड आपके अंदर वो पेशेंस और कामनेस और करप्शन को छोड़ आना. वी नीड जजेस हु आर नॉट करप्टेड. ओके. आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज. एंड मैम, मैं अगेन थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ हमारे आज के सेशन एंड पॉडकास्ट के लिए. अगेन इट्स अ लर्निंग सेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, और एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक भी था. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड द पॉडकास्ट. जस्ट डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू. थैंक यू.